हाय हेलो एवरीवन। सो अरमान फाइनेंशियल पे आज हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। इनके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे रहे थे। अगर हम ग्रोथ पैरामीटर्स पे देखें तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लोन बुक की ग्रोथ 35% थी, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी थी। बट प्रॉब्लम है अरमान फाइनेंशियल के एसेट क्वालिटी में। सो लास्ट अगर आप 2-3 क्वार्टर से देखोगे तो इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए लगातार बढ़ रहा है। ये पहले इंप्रूव होकर के 2.5% तक आ गया था, लेकिन करंट लेवल पे लगातार बढ़ा है और अराउंड 2.9% के आसपास का इनका ग्रॉस एनपीए है। एंड ऑब्वियसली मार्केट में कोई भी लेंडर हो, कोई भी फाइनेंशियल हो, बैंक हो या एनबीएफसी हो, ग्रोथ वो कितना भी शो कर ले, लेकिन अगर उसका एनपीए बढ़ने लग जाता है, एसेट क्वालिटी अगर खराब होने लग जाती है, तो वहां पे मार्केट को और इन्वेस्टर्स को एक एक नेगेटिव कंसर्न आ जाता है उस बिजनेस को लेकर के कि उसका फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका एनपीए बढ़ रहा है तो उसका मतलब फ्यूचर में आपका प्रोविजनिंग बढ़ने वाला है और उसका मतलब आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो सकता है। तो वो एक कंसर्न रहता है। एंड अभी कॉन कॉल से हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का FY25 को लेकर के क्या गाइडेंस है, क्या आउटलुक है, एंड ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। सो कंपनी का कहना है कि जो कोविड के बाद जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स जो रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी काफी अच्छे से रिकवर हुई है। एंड इस रिकवरी में ये जो इकोनॉमी की रिकवरी रही है, इससे दो सेक्टर्स को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट हुआ है। पहला सेक्टर है वो माइक्रो फाइनेंस का एंड दूसरा सेक्टर है एमएसएमई फाइनेंस का। अब अगर हम पूरा एनबीएफसी स्पेस देखते हैं, जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, उन सब में अगर आप देखोगे तो वी ऑल नो कि बैंक्स एनबीएफसी ने पिछले 2 साल में अच्छा किया है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर्स पे फोकस करोगे तो आपको माइक्रो फाइनेंस के कुछ ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जिसमें आपको सीए ग्रामीण दिखेगा, अरमान फाइनेंशियल दिखेगा, सतिन क्रेडिट केयर दिखेगा, स्पंदना स्फूर्ति दिखेगा। तो ये जो कुछ प्लेयर्स हैं, इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से बाकी प्लेयर को आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हमको वो चीज समझ में आती है कि माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है। 25-30% पे पूरा सेक्टर ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम में। सिमिलरली अगर आप एमएसएमई में देखोगे तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल्स हैं लाइक पूनावाला फिनकॉर्प, एसबीएफसी फाइनेंस, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, यूग्रो कैपिटल, एसजी फिनसर्व। सो ये सारी कंपनीज जो हैं, इन्होंने बाकी एनबीएफसी कंपनीज को, बाकी बिजनेस मॉडल को आउट परफॉर्म किया है। तो ये एक क्लियर ट्रेंड हमको समझ आता है कि एनबीएफसी स्पेस के अंदर माइक्रो फाइनेंस एंड एमएसएमई फाइनेंस, ये दो सेक्टर्स काफी अच्छा कर रहे हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। एंड बड़े बड़े बैंक्स को भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। एक और तरीका है अगर आपको ट्रेंड का आइडिया लगाना हो कि कौन सा सेगमेंट अच्छा कर सकता है। बेसिकली इंडिया में कुछ ऐसे लैंडर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लैंडर बोला जाता है। वो अननेसेसरी कभी भी किसी भी सेगमेंट में लोन नहीं देते हैं। स्पेशली वो उन सेक्टर में, उन सेगमेंट में बहुत लेट एंटर करते हैं जो हाईली सिक्लिकल होता है, जैसे आपका माइक्रो फाइनेंसिंग हो या एमएसएमई को भी बहुत ज्यादा सिक्लिकल सेक्टर बोला जाता है। तो उनमें टॉप कंजर्वेटिव बैंक्स में आता है इंडिया का एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक। इन दोनों बैंकों को आप देखोगे ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत ज्यादा कम करते हैं, स्पेशली हाईली सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर। लेकिन अगर आप 2 साल पहले का कोटक बैंक का कमेंट्री देखोगे तो कोटक बैंक ने क्या बोला था कि हमको हमारा जो अनसिक्योर्ड लोन का जो पार्ट है उसका शेयर इंक्रीज करना है मिड टीन तक, मतलब 14-15% तक इनको लेकर के जाना है अपना अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट। और उसमें माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मतलब बैंक ने बोला था कि हम माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के अंदर एंटर करने वाले हैं। एक तो ये हमको ट्रेंड मिला। सिमिलरली दूसरा अगर आप एचडीएफसी बैंक का सुनोगे तो एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट ने भी 2-2.5 साल पहले इसी चीज के ऊपर फोकस किया था कि हम एमएसएमई सेक्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं, एमएसएमई सेगमेंट्स के अंदर हम लोन दे रहे हैं। तो ये दोनों बैंक्स अगर आप देखोगे ये बहुत कंजर्वेटिव बैंक्स हैं। अनसिक्योर लोन ये बहुत कम देते हैं। जो हाईली सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं वहां पे इनका बहुत कम फोकस रहता है। लेकिन जब ये लेंडर्स अगर किसी सेगमेंट की तरफ आपको एक एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं कि हमको उस सेगमेंट के अंदर एंटर करना है, मार्केट शेयर गेन करना है, तो ये एक क्लियर ट्रेंड है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि वहां पे एक साइकिल जो है वो टर्न होने वाला है, एक अच्छा साइकिल आने वाला है उस सेक्टर के लिए। तो अगर हम इन प्लेयर्स पे भी फोकस करें तो आपको एक ट्रेंड पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में सेगमेंट कौन सा सेक्टर जो है वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। ये एक पॉइंट बनता है। एंड हमने देखा है ये लास्ट 2-3 साल के अंदर ये दोनों सेक्टर्स ने बहुत बड़े मार्जिन से बाकी सारे सेगमेंट्स को, बाकी सारे प्लेयर्स को आउट परफॉर्म किया है। एंड यहां से भी ग्रोथ पोटेंशियल अभी बहुत स्ट्रांग है आने वाले 2-3 साल के लिए। वही चीज कंपनी कह रही है। एंड अरमान कह रहा है कि इसमें हमारी ग्रोथ में सबसे मेजर रोल क्या रहा है, रिस्क मैनेजमेंट का। हमने काफी इफेक्टिवली अपने रिस्क को मैनेज किया है पिछले कुछ टाइम में। मतलब ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी कहीं पे भी लोन दिया है, काफी रिस्क को मैनेज करके हमने बुक को ग्रो किया है एंड उसकी वजह से हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिली है। कंपनी की रेटिंग भी अपग्रेड हुई है मार्च मंथ के अंदर। रेटिंग अपग्रेड हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है आने वाले टाइम में, इसके चांसेस हैं।
देन कंपनी कह रही है कि जो हमारी एसेट क्वालिटी का जो फिल्टरेशन है उसको हमने काफी स्ट्रिक्ट किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा रिजेक्शन रेट बढ़ गया है। रिजेक्शन रेट का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर आप किसी को लोन देने से पहले 10 चीजें चेक कर रहे थे, अब कंपनी ने उसमें और फिल्टर ऐड कर दिए, मतलब 10 की जगह कंपनी 15 चीजें चेक करती है, 20 चीजें चेक करती है, जिससे क्या हुआ, इनका रिजेक्शन रेट बढ़ गया। यानी अगर 100 एप्लीकेशन में से कंपनी पहले 50 एप्लीकेशन अप्रूव कर रही थी, आज के टाइम पे वो सिर्फ 40 एप्लीकेशन अप्रूव कर रही है, तो रिजेक्शन रेट बढ़ा है। पर इसमें पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज ये है कि रिजेक्शन रेट बढ़ने के बाद भी अगर आप अरमान का डिसबर्समेंट ग्रोथ देखोगे तो वो 30% से ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इनहेरेंटली इस पूरे सेक्टर के अंदर, पूरे सेगमेंट के अंदर, कि ये जो प्लेयर है इसने अपनी एसेट क्वालिटी के फिल्टर को स्ट्रिक्ट किया है, मतलब रिजेक्शन रेट इस कंपनी का बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिर भी इतनी आ रही है कि कंपनी का डिसबर्समेंट रेट 30% पे ग्रो हुआ है और इनका लोन बुक जो है वो ओवरऑल 35% पे ग्रो हुआ है। तो ये एक्चुअली में काफी पॉजिटिव है। देन कंपनी कह रही है कि जो हमारा माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसमें 35% की ग्रोथ रही है। एमएसएमई बुक अगर आप देखोगे तो वो 44% से ग्रो हुआ है। और जो अरमान का स्टैंड अलोन बुक है जिसमें ये 2 व्हीलर लोन देते हैं और माइक्रो लैप इन्होंने एक नया प्रोडक्ट अभी ऐड किया है, तो उसमें ओवरऑल 42% की ग्रोथ रही है। देन कंपनी कह रही है कि प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी रही है। 85% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है और कंपनी कह रही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन ग्रॉस एनपीए, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। सो अरमान का ग्रॉस एनपीए अभी बढ़ करके 2.88% पे आ गया है। और अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे कंसोलिडेटेड, मतलब माइक्रो फाइनेंस का, 2 व्हीलर का, एमएसएमई का, सबका मिला करके, तो 96.5% का कलेक्शन एफिशिएंसी है इस कंपनी का। कैपिटल बहुत स्ट्रांग है, कैपिटल वाइज बहुत स्ट्रांग है अरमान, 62% की कैपिटल एडिकेसी रेशियो है। तो इसका मतलब क्या कि ग्रोथ वाइज कोई खास प्रॉब्लम होने नहीं वाली है कंपनी को, ग्रोथ आगे कंपनी अच्छे से कंटिन्यू कर सकती है। क्यूआईपी इन्होंने अभी बीच में रेज किया है। देन कैपिटल, वैसे भी इन्होंने एनसीडी वगैरह लॉन्च करके वहां से भी कैपिटल रेज किया था, तो कैपिटल वाइज सफिशिएंट है कंपनी। देन कंपनी कह रही है कि जो हमारा माइक्रो लैब प्रोडक्ट है, हमने लास्ट कॉन कॉल में भी ये डिस्कस किया था, तो अरमान का जो माइक्रो लैब प्रोडक्ट है उस पर मैनेजमेंट काफी ज्यादा बुलिश है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर के। देन अरमान का अगर आप नेटवर्थ देखोगे आज के टाइम पे, तो ओवरऑल कंपनी का 813 करोड़ का नेटवर्थ है टोटल। और कंपनी कह रही है कि ये नेटवर्थ और जो हमने कैपिटल अभी जो रेस किया है, तो इससे हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो हमारा टारगेट है कि हमको 5,000 करोड़ का एयूएम करना है अगले कुछ टाइम में, तो वो हम कर सकते हैं, हम सही ट्रैक रिकॉर्ड पे चल रहे हैं। और डेट टू इक्विटी को बैलेंस करते हुए कर सकते हैं इस गोल को हम अचीव, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लिवरेज लेना पड़ेगा, बैलेंस करते हुए हम अपना 5,000 करोड़ का एयूएम का टारगेट अचीव कर सकते हैं। यील्ड अगर आप देखोगे अरमान का, तो 25.1% है, मतलब इतना ऑलमोस्ट कंपनी चार्ज कर रही है आज के टाइम पे। मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, 15.2% के आसपास के मार्जिन है अरमान के। एंड कॉस्ट टू इनकम कंपनी का 26.6% है। अब अगर आप इनका आरओए और आरओई का नंबर देखोगे तो सुपर्ब है। आरओए कंपनी का 7.6% है और आरओई का नंबर कंपनी का 27.8% है, मतलब लगभग 28% का आरओई है कंपनी का। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इस कंपनी का 13% है। और पिछले कुछ टाइम में 50 से 75 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हुई है कंपनी के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। क्यों हुई है? पहला तो क्योंकि इन्होंने कैपिटल रेज किया है, दूसरा जो क्रेडिट रेटिंग इनकी इंप्रूव हुई है, वो जो हमने अभी डिस्कस किया, उसकी वजह से इनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंप्रूवमेंट मिला है। कंपनी कह रही है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लगभग 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। तो मतलब क्या कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा आपके मार्जिन्स को, मतलब आपका निम बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, कंपनी का निम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि यहां से बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि अरमान ने अपना लैंडिंग रेट कम किया है और एक्सपेक्टेड है कि आगे और कर सकता है। सो अरमान क्यों अभी लैंडिंग रेट कम कर रहा है, इसका दो रीजन है। पहला तो है कंपटीशन, कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, तो वहां से कस्टमर एक्वायर करना है आपको, तो एक तो वो रीजन है। दूसरा रीजन है रेगुलेटरी कमेंट्री, मतलब आरबीआई को हमने देखा ही है पिछले कुछ टाइम में, काफी बार आरबीआई ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि इस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, एंड वहां पे थोड़ा सा बोरोअर्स को प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए अरमान ने कंजर्वेटिवली खुद ही पहले लैंडिंग रेट अपना कम कर दिया कि कल को आरबीआई को कोई ऐसा एक्शन ना लेना पड़े उनके अगेंस्ट में। अगर आपको याद हो तो बैंक्स के साथ भी यही हुआ था, आरबीआई ने बैंक्स के लिए भी
दो चार बार इस चीज को हाईलाइट किया था कि पूरे सेगमेंट में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जब बैंक्स की तरफ से कोई ऐसा कंजर्वेटिव एक्शन नहीं लिया गया तो एट द एंड आरबीआई को उनका कैपिटल कॉस्ट बढ़ाना पड़ा। सो अरमान ने कंजर्वेटिवली कॉशियसली अपना खुद ही पहले लैंडिंग रेट कम कर दिया कि आगे चल के कोई ऐसा रेगुलेटरी एक्शन उनको देखना ना पड़े। तो ये दो मेन रीजन है। इसके बाद कंपनी एसेट क्वालिटी पे कह रही है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इनके 2-3 क्वार्टर से। सो कंपनी कह रही है कि कलेक्शन एफिशिएंसी का अगर आप बात करोगे तो उसमें दो प्रॉब्लम तो हमको दिख रहा है। पहला जो है वो तो हीट है, मतलब गर्मी काफी बढ़ गई है तो उसकी वजह से कलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, इलेक्शंस की वजह से काफी ज्यादा बिजी माहौल है ओवरऑल, तो उसकी वजह से भी कलेक्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक इसमें मेजर ट्रेंड कंपनी कह रही है हमको नजर आ रहा है पिछले कुछ टाइम में। सो एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे लैंडर्स ने पिछले कुछ टाइम में बोरोअर्स को ओवर लैंडिंग किया है। ओवर लैंडिंग का मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा लोन दिया है। बिकॉज लैंडिंग में क्या होता है, लैंडिंग बिजनेस में जब भी एक साइकिल में अपटर्न आता है, साइकिल अच्छा करता है, सेक्टर अच्छा करता है, तो हर एक लैंडर चाहता है कि मेरी लोन बुक की ग्रोथ आए और नए नए प्लेयर्स भी एंटर करते हैं। जैसे हमने देखा कि कितने बड़े बड़े बैंक्स ने भी एंटर किया, तो सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में डिमांड हर एक ज्योग्राफिकली हर एक स्टेट के अंदर सेम तरीके की नहीं होती है। तो कंपनी कह रही है कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ओवर लैंडिंग की गई है, बोरोअर्स को ज्यादा लोन दिया गया है और अब बोरोअर्स को रीपे करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक मेजर ट्रेंड निकल करके आ रहा है। अरमान ने एक्चुअली इस चीज को पिछले 2-3 क्वार्टर में हाईलाइट नहीं किया था, मतलब कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं दी थी कि उनका एनपीए का प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये एक मेजर ट्रेंड निकल करके आ रहा है कि कुछ एरियाज में ओवर लैंडिंग की गई है जहां से रीपेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है बोरोअर्स की तरफ से, एंड इसीलिए थोड़ा बहुत एनपीए का प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी को। कंपनी कह रही है कि होपफुली ये चीज जो है ये परमानेंट नहीं है एंड आने वाले क्वार्टर्स में हम इसको ओवरऑल सॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ पे कंपनी गाइडेंस दे रही है। सो FY25 का ग्रोथ गाइडेंस दिया है कंपनी ने 25 से 30% का, मतलब 25 से 30% का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है FY25 के लिए। अब अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो अरमान का हमेशा से गाइडेंस रहता है 35 से 40% का। डिलीवरी इनकी ऑलमोस्ट 40-45% की रहती है। इस क्वार्टर में 35% से ग्रो किया था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने अपने ग्रोथ गाइडेंस को घटाया है। ग्रोथ गाइडेंस पहले 35-40% था, उसको इन्होंने कम करके 25 से 30% पे किया है। दूसरा, कंपनी क्रेडिट कॉस्ट पे बोल रही है कि 2.5 से 3% का क्रेडिट कॉस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 के लिए। तो क्रेडिट कॉस्ट इनका अभी ऑलमोस्ट वैसे 3% के आसपास है, लेकिन गाइडेंस कंपनी ने 2.5% का दिया है मीडियम रेंज के अंदर। तो क्रेडिट कॉस्ट ठीक है, स्टेबल है। देन कंपनी कह रही है कि मार्जिन जो है वो हमारे लगभग स्टेबल ही रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, मार्जिन में डिक्लाइन नहीं आएगा, क्योंकि हम लैंडिंग रेट तो कम कर रहे हैं लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम होगा। तो वो जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा, मतलब ऑफसेट हो जाएगा उससे, तो मार्जिन में कोई डिक्लाइन नहीं आएगा आने वाले टाइम में। देन कंपनी कह रही है कि अगेन वही जो माइक्रो लैब का जो इनका प्रोडक्ट है उसको लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है कंपनी और आगे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, डिमांड काफी अच्छी है। देन कंपनी ने लास्ट ईयर तेलंगाना और कर्नाटका इन दो स्टेट के अंदर एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई प्रोडक्ट के थ्रू इन्होंने एंटर किया था। इस साल कंपनी का प्लान है कि माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोडक्ट है इनका वो भी ये लॉन्च करेंगे इन दोनों सेक्टर के अंदर। तो मतलब एक्सपेंशन पे ठीक ठाक फोकस है कंपनी का। देन माइक्रो लैब में कंपनी कह रही है कि हम काफी ज्यादा बुलिश हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, बिकॉज रूरल एरिया में स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस प्रोडक्ट की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत कम है रूरल एरियाज में। तो डिमांड वाइज बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटलुक लगता है हमें इस प्रोडक्ट का। लेकिन उसके साथ में एक चैलेंज भी है। चैलेंज क्या है? कंपनी कह रही है कि अगर प्रेजेंस कम है तो प्रेजेंस क्यों है कम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बिकॉज इन एरियाज में मॉर्टगेज लोन जो होता है, मतलब सिक्योर्ड लोन जो होता है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसलिए जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इग्नोर करते हैं इस एरियाज को, बिकॉज उनका टाइम एफर्ट बहुत ज्यादा जाता है, कॉस्ट वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अरमान का क्योंकि मॉडल ही अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंसिंग का है, इन्हीं सेगमेंट्स के कस्टमर्स के साथ में उन्होंने बिजनेस के स्टार्टिंग से डील किया है पिछले 15-20 साल से। तो कंपनी कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि इसको हम क्रैक कर लेंगे और एक अच्छी ग्रोथ हमारी इस वाले प्रोडक्ट से भी आएगी। उसके बाद पॉइंट ये आता है कि क्या सेक्टर में बहुत नेगेटिव ट्रेंड आ गया है, सेक्टर में मतलब अब डिक्लाइन आएगा? सो अरमान कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। 25 से 30% की ग्रोथ कंपनी कह रही है कि हर एक प्लेयर से अगर आप पूछोगे, इवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उज्जीवन है, उत्कर्ष है, सूर्योदय है, तो हर एक प्लेयर कॉन्फिडेंट है कि 25 से 30% की ग्रोथ रेट पे हम ग्रो कर सकते हैं आने वाले टाइम में।
तो 25 से 30% पे अगर हर एक बड़ा छोटा प्लेयर कॉन्फिडेंट है ग्रो करने के लिए, तो इसमें हम ये तो नहीं बोल सकते कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम है। कंपनी भी वही कह रहा है, डिमांड में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे वही ओवर लैंडिंग करी गई है, तो वहां पे थोड़ा रीपेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। अब चैलेंज वही है कि जो लेंडर इफेक्टिवली ये देख करके अच्छे से ये क्रॉस चेक कर करके कि बोरोअर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं पड़ रही है, ज्यादा बर्डन तो नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे अगर वो अंडर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करके अगर लोन दे, तो ग्रोथ भी होगा, मार्केट शेयर भी मिलेगा एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी बढ़ेंगे। सो वही कंपनी कह रही है। एंड कंपनी कह रही है कि अभी भी अगर आप देखो तो 40% जो है इंडिया का वो अंडर पेनेट्रेटेड है, तो डिमांड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है कि इफेक्टिवली आपको सारी चीजें क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। देन कंपनी कह रहा है कि और वैसे भी अगर आप देखो तो आरबीआई का कोई माइक्रो फाइनेंस के ऊपर तो कोई ऐसा बर्डन है नहीं आरबीआई की तरफ से, और अरमान को ने तो पहले ही अपना लेंडिंग रेट कम कर दिया, तो वो वाला सीन भी नहीं है। सो अरमान ग्रोथ को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है। कंपनी कह रही है कि पहले हम 35 से 40% का ग्रोथ का गाइडेंस देते थे, लेकिन इस क्वार्टर में जो ये रीपेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देख करके हमने इंटरनली ये पूरा असेसमेंट किया है कि क्या अगर हम अपना जो अंडर राइटिंग है उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दें, जिससे हमारा रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा, तो उससे हमारी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। अब उससे होगा क्या कि हमारे ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए कंपनी कह रही है कि जब हम एसेट क्वालिटी को और स्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब वही है कि रिजेक्शन रेट आपका बढ़ जाएगा। पहले आप 100 में से 50 लोन पास कर रहे थे, अब आप 100 में से 40 या 30 लोन पास करोगे, तो उसमें आपका ग्रोथ कम होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो ये पर्टिकुलरली इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने किया है। एंड कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमें लगता है कि 25 से 30% का नंबर एक ऐसा है जिसको हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। एंड इसके साथ में कंपनी ये भी कह रही है कि पॉसिबल है कि हम इससे ज्यादा ही रिपोर्ट करें। सो एक्चुअली इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो 35% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है कंपनी ने। तो इन अ वे कंपनी कह रही है कि 25 से 30% की रेंज है, लेकिन इनका एफर्ट रहेगा कि उससे ज्यादा ये अचीव करें, लेकिन एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। तो ये एक अच्छी क्वालिटी एक लेंडर की कि एसेट क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे। सो वो पॉइंट है। देन कंपनी का कहना है कि वही कि एमएसएमई सेगमेंट के साथ इन्होंने एंटर किया था लास्ट ईयर तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर। इस साल ये माइक्रो फाइनेंस से एंटर कर रहे हैं। बिहार और झारखंड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कंपनी का। कंपनी कह रही कि ये दोनों स्टेट में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 99% के आसपास है आज के टाइम पे, हमारे बाकी एरिया से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि अभी 1-2 साल पुराने ही हुए हैं जब कंपनी ने इसमें एंटर किया है, और स्टार्टिंग ईयर्स कंपनी कह रही है कि हर एक नए स्टेट के अंदर हमारा अच्छा ही रहता है। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी हम इसमें अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन रखेंगे। देन अपना बोरोइंग बेस जो है वो कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। सो बैंक से आज के टाइम पे इनको 41% पैसा आता है मार्केट से। उसके बाद में डीए जो होता है डायरेक्ट असाइनमेंट, वहां से पैसा बोरो करती है कंपनी, और साथ में ये एनसीडीज वाला शेयर भी इंक्रीज कर रहे हैं। आज 11-12% के आसपास पैसा कंपनी एनसीडी से उठाती है, आने वाले टाइम में 20% का टारगेट है इनका कि जो पैसा है वो एनसीडी से उठाएंगे। देन कंपनी कह रही है कि क्रेडिट अंडर राइटिंग का एक प्रॉब्लम रहता है माइक्रो फाइनेंसिंग में, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सो कंपनी कह रही है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का बिजनेस का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि प्रोसेस वाइज आपको इतना इतना ज्यादा चेंज नहीं करना होता। मतलब प्रोसेस आपका गुजरात में भी वही रहेगा, झारखंड में भी वही रहेगा, बिहार में भी वही रहेगा। इवन दो इन स्टेट्स में कल्चरली अगर आप देखोगे या सोशली देखोगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन कंपनी कहती है कि चैलेंज क्या होता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, चैलेंज होता है एसेट क्वालिटी में, अंडर राइटिंग में। सो अंडर राइटिंग में आपको नई नई चीजें अडेप्ट करनी पड़ती है स्टेट टू स्टेट, और कंपनी कह रही है इवन ये विलेज टू विलेज भी वेरी करता है। मतलब एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको अंडर राइटिंग में आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो, कस्टमर्स की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजेस है, कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पास्ट में डिफॉल्ट किया हुआ है, तो वो चीज वेरी होती है, उसमें अडेप्ट करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस वाइज कुछ खास चैलेंज होता नहीं है इसमें। इसके बाद कंपनी कह रही है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कोविड के बाद पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा किया है, लेकिन वही है कि हनीमून पीरियड जो है वो हमेशा तो रहता नहीं है। सो अभी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, एंड यहाँ से पॉइंट वही है कि जो अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे ग्रोथ कर जाएगा, उसके पास मार्केट शेयर भी ज्यादा आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी उसके अच्छे रहेंगे। देन कंपनी का कहना है कि टिकट साइज पिछले कुछ टाइम में बढ़ा है, जब से कंपनी ने स्टार्ट किया था तब से भी बढ़ा है और अभी भी लगातार बढ़ रहा है। एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट में ये टिकट साइज जो है आने वाले टाइम में और बढ़ता रहेगा।
कंपनी कह रही है कि अगर आप कंपटीशन वाइज देखोगे तो जो माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स हैं वो 3 चीजों पे मेनली compete करते हैं, लेकिन उसमें से पहला जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये कंपनीज आपस में कंपटीशन नहीं करती है। पहला जो होता है वो होता है सर्विस, मतलब जो भी आप कस्टमर लेकर के आ रहे हो अपने पास में, उसमें आपको सर्विस बहुत अच्छी देनी है। प्रोसेस आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो जो बोरोवर है उसके ऊपर में बहुत बर्डन आ जाए, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लैंडिंग का कि कैसा प्रोसेस रहता है। तो हेक्टिक फ्री अगर प्रोसेस रहेगा आपका तो एक वो चीज इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब ये बहुत नीड बेस्ड लोन होता है, अर्जेंसी बेस्ड लोन होता है। बहुत ऐसा कुछ प्लान करके नहीं लेते हैं माइक्रो फाइनेंस के जो कस्टमर्स होते हैं। अनलाइक जो बड़े बिजनेस, बड़े कॉर्पोरेट्स को हम देखते हैं जिन्होंने 3-3 6-6 महीने की प्लानिंग करी होती है अपनी पूरे फाइनेंस की, सो वैसा नहीं होता है, इनका नीड बेस्ड फाइनेंसिंग होता है। तो अगर इनको आज लोन चाहिए तो मतलब आज या कल ही में ही आपको वो डिसबर्स करना होगा, तो आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। सो दूसरा पॉइंट ये बनता है। तीसरा पॉइंट बनता है इसके अंदर टिकट साइज। टिकट साइज क्या है कि इंडस्ट्री का टिकट साइज जो है वो पहले 20,000 से बढ़कर के अब ऑन एन एवरेज 50-60,000 पे गया है। तो कंपनी कह रही है कि अगर इंडस्ट्री का टिकट साइज बढ़ा है तो हर एक माइक्रो फाइनेंस प्लेयर को भी अपना टिकट साइज बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो वही 20-30 हजार का टिकट साइज दे रहा है, फिर वही बोरोवर के पास तो बाकी ऑप्शंस हैं ही। तो ये 3 मेन चीजें हैं जहां पे ये सारे प्लेयर्स आपस में compete करते हैं। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि इंडस्ट्री का टिकट साइज अगर आप इंडस्ट्री का टोटल साइज अगर आप देखोगे तो पहले 20,000 करोड़ था, आज के टाइम पे 4.5 लाख करोड़ है। तो इंडस्ट्री का साइज भी बढ़ा है और अभी भी लगातार हेल्दी रेट से ये ग्रो कर रहा है। एंड कंपनी कह रही है कि वो जो एक पॉइंट आता है कि क्या अब साइकिल पूरा आ चुका है, यहाँ से डाउन साइकिल स्टार्ट होगा, तो मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल है वो 2 से 4 साल का चलता है, और कंपनी कह रही है कि अभी भी हम यहाँ से अगला 2-3 साल काफी अच्छा देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर के लिए, पूरे सेगमेंट के लिए। बिकॉज अगेन वही डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन कंपनी कह रही है कि पहले हमारा गाइडेंस था कि हम 5,000 करोड़ का लोन बुक जो है वो FY 26-27 तक अचीव कर लेंगे। लेकिन अभी 1-2 क्वार्टर का हमको टाइम लगेगा इस चीज को असेस करने में कि एक्चुअल में हमें कितना टाइम लगेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बट जो उनका ग्रोथ गाइडेंस है 25-30% का, उसको देखते हुए कंपनी FY 27 तक इजिली 5,000 करोड़ के लोन बुक को अचीव कर सकती है, बिकॉज ऑलरेडी 2,500 करोड़ का लोन बुक है कंपनी का। सो ये ओवरऑल कौन कौन एनालिसिस था अरमान फाइनेंशियल का। इससे हमको एक चीज समझ के आती है कि कंपनी ने टैक्टिकली अपना ग्रोथ गाइडेंस को घटाया है, जो पहले 35-40% था अब वो 25-30% कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखोगे तो अच्छा डिसीजन है। बिकॉज अननेसेसरी अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, एसेट क्वालिटी के ऊपर। और अगर एक बार आपका एसेट क्वालिटी खराब हो गया तो वापस से आपको ग्रोथ वाले मोड में आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक अच्छा डिसीजन है मैनेजमेंट का। ओवरऑल अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो हाँ, अभी भी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो अरमान फाइनेंशियल जो है वो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट प्ले लगता है। बिकॉज स्टॉक का प्राइस टू बुक अभी भी सिर्फ 3.1-3.2 के आसपास है। ROE स्टॉक का 28% है। तो अगर ये एसेट क्वालिटी वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है इस कंपनी के लिए आने वाले टाइम में, तो 25-30% की ग्रोथ के साथ में एक अच्छा बेट बनता है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। बिकॉज MSME में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, 3-4-5 बेस्ट प्लेयर्स हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो अरमान उन कुछ प्लेयरों में से है जिन्होंने बड़े बड़े क्राइसिस के अंदर भी लॉस में टर्न नहीं किया। मतलब इस कंपनी ने आज तक कभी भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया पिछले 10-12 साल के अंदर, जबकि हमने देखा है कि कितने सारे बड़े क्राइसिस आए हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जाता है इस बिजनेस की तरफ। एंड करंट परफॉर्मेंस ग्रोथ वाइज तो अच्छा ही है, आगे बस हमें एसेट क्वालिटी को ट्रैक करना है। तो अगर उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है तो वही पॉइंट है कि इस पूरे सेगमेंट के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग बेट बनता है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था अरमान के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।